कौशल्या और मिहिर की शादी को काफ़ी समय हो गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका एक बेटा भी है, कबीर। लेकिन कुछ समय से कौशल्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और वो वक्त से पहले ही चल बसी। मिहिर ने नैना से शादी कर ली। नैना, यह हमारा बेटा है कबीर, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, आज से कबीर मेरी जिम्मेदारी है। नैना ने कबीर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद मिहिर भी चल बसा। अब कबीर की सारी जिम्मेदारी नैना के कंधों पर आ गई। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया। माँ, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। आज से आपके सारे काम बंद, अब आप सिर्फ आराम करोगी। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। कबीर ने कुछ दिनों बाद सिमरन नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में सिमरन अपने रंग दिखाने लगी। माँ, जब से मेरी शादी हुई है आपने तो घर का सारा काम त्याग ही दिया है। हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो। ये नहीं कि घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद कर दिया करो। अरे बताओ बहू, क्या काम है, अभी कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो आज का खाना आप बना लो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, खाना बनाने के बाद घर की साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से कर लेना। और हाँ, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो आप बाज़ार जाकर उनके लिए कुछ ले आना। ठीक है बहू, जो भी मंगवाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दो। सिमरन की बात सुनकर नैना खाना बनाने में लग गई। अब इसी तरह से सिमरन ने रोज़ ऐसे ही अपनी सास से काम करवाना शुरू कर दिया। अब नैना अकेले ही सारे घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सिमरन ने एक बेटे को जन्म दिया। कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल मेरे कबीर पर गया है। इसका नाम सिद्धार्थ रखेंगे। नैना सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती है और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती। सिद्धार्थ अब स्कूल जाने लगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी के साथ बिताने लगा। लेकिन ये बात सिमरन को पसंद नहीं थी। वो सोचने लगी, आखिर कैसे इस बुढ़िया को अपने पति और बेटे की ज़िंदगी से दूर करूं। पहले तो इसने मेरे पति को ही अपने वश में कर रखा था, अब मेरे बेटे पर भी इसने अपना जादू चला दिया। अब धीरे धीरे सिमरन ने अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो नैना से काम भी करवाती और उसे ताने भी सुनाती। एक दिन नैना चाय बना रही थी कि तभी उसमें उबाल आया और चाय बर्तन से निकल गई। ये सब देखकर सिमरन ने अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? आपसे एक करने को बोलो तो आप 10 काम बिगाड़ती हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आपसे पीछा छूटेगा। जौंक की तरह चिपट गई हो आप इस घर से। सिमरन इसी तरह से बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर चली गई कि तभी वहां पर कबीर आ गया। अपनी बीवी को इस तरह गुस्से में देखकर कबीर ने पूछा, क्या हुआ सिमरन, आज क्या नई बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो? देखो, आज मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, आप अपनी माँ या मुझ में से किसी एक को चुन लो। या तो अपनी माँ को घर से निकाल दो या फिर मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। सिमरन, तुम्हें माँ से क्या परेशानी है? मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर आऊँ, तुम ही बताओ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। पता नहीं क्यों आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। अरे कौन सी ये आपकी सगी माँ है? सौतेली माँ है ये आपकी, समझे? सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। आपको दिखाई नहीं देता क्या किस तरह से धीरे धीरे ये हमारे बेटे को हमसे अलग कर रही है? तुम ठीक कह रही हो सिमरन। मैं माँ को किसी तीर्थ स्थल भेज देता हूँ जहाँ वो आराम से रहे और आजीवन प्रभु की सेवा में लगे रहे। कबीर का दिल अपनी बीवी की बातें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग ने सिमरन की बात सुनी और उसने अपनी माँ को खुद से अलग करने का फैसला कर लिया। ये बात जब सिद्धार्थ को पता चली तो वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने उससे कहा, सिद्धार्थ, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो, खेलने भी नहीं आते। मनीष, मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को घर से निकालने वाले हैं। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने ही पाला है मुझे। मेरी माँ उनसे सारे घर का काम करवाती है और कोई गलती हो जाती है तो डांटने लगती है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरी माँ सौतेली बहू है, शायद इसीलिए वो ये सब कर रही है।
लेकिन मेरी दादी ने तो हमें कभी भी सौतेला नहीं समझा। सिद्धार्थ, तेरे मम्मी पापा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुझे याद है हमने अपने स्कूल में एक हॉरर प्ले किया था? वैसा ही एक प्ले हम तेरे घर पर करते हैं और भूत का कैरेक्टर करेंगे तेरे दादाजी। मैं अपने बाकी दोस्तों को सारे नाटक के बारे में समझा दूंगा। बस रात को तू अपने घर का दरवाज़ा चुपके से खोल देना। सिद्धार्थ और मनीष ने सारी प्लानिंग कर ली, लेकिन जैसे ही रात हुई तो जोरों की बारिश के साथ आंधी तूफान आना शुरू हो गया। मनीष सोचने लगा, लगता है आज कोई दोस्त घर पर नहीं आएंगे। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, मैं सोने चला जाता हूँ। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सबकी लाइट आ रही थी, बस उसी के घर की लाइट गई हुई थी। अचानक से सिद्धार्थ को अपने माँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। बचाओ बचाओ, हमें कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। सिद्धार्थ ने अपने माँ पापा के कमरे में जाकर देखा तो वो हैरान हो गया। खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। उसके मम्मी पापा जिस बेड पर बैठे थे वो बेड हवा में झूल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तूफान घर के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर आया हुआ हो। तभी तेज़ रोशनी के साथ एक आदमी और औरत वहाँ गए। दोनों दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर कबीर डर से कांपते हुए बोला, पापा माँ, आप दोनों तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे? हम तुझे और तेरी बीवी को जान से मारने आए हैं। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा बेटा बिगाड़ दिया, उसे अपनी तरह स्वार्थी बना दिया। इसके बाद भी तू पूछ रही है कि तूने क्या किया? कबीर, तू मेरी नैना को घर से निकालना चाहता है? यही बदला चुकाएगा तो उसके एहसानों का। तू और तेरे जैसे पापियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। चल हमारे साथ। देखिए, आप दोनों को तो मैं जानती तक नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर आपको लेकर ही जाना है तो अपने बेटे को लेकर चले जाओ। देखा नालायक, देख तू अपनी इस धोखेबाज बीवी के लिए उस नेक औरत को छोड़ रहा है जिसने तुझे अपने सगे बेटे की तरफ पाला। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तेरी वजह से उसने शादी नहीं की। जब तुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने तुझे नहीं छोड़ा, लेकिन अब जब उसे तेरी ज़रूरत है तो तू अपनी बीवी के कहने पर उसे छोड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सिमरन की बातों में आ गया। मैं अभी माँ से माफ़ी मांग लेता हूँ। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कभी अपनी सास को परेशान नहीं करूँगी। कबीर और सिमरन उसी समय नैना से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत खुश था कि आखिरकार उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठा और मनीष के लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद कर उसके पास गया और उसे थैंक यू कहने लगा। मनीष, थैंक्स यार, क्या एक्टिंग की तूने। मेरे मम्मी पापा तो अभी भी डरे हुए बैठे हैं। लेकिन ये बता, तूने लास्ट टाइम में प्लान क्यों चेंज किया? हमने तो सिर्फ दादाजी के भूत को बुलाने की बात की थी, तूने तो दादी जी के भूत को भी बुला लिया। मुझे तो लगा था कि इतनी बारिश में तू आएगा भी नहीं। मैंने तो अपने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला था। तू और तेरे दोस्त अंदर कैसे आए? अरे क्या बात कर रहा है सिद्धार्थ? हम तो तेरे घर पर गए ही नहीं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो मैं आया ही नहीं। ना किसी और दोस्त को इस बारे में कुछ पता है। आज ही बुलाया है मैंने सभी को। सिद्धार्थ मनीष की बात सुनकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि रात को उसके घर में हुआ क्या था। वो सब सच था या सपना? लेकिन कुछ भी हो, उसके माँ बाप तो सुधर गए। शशि जितनी प्यारी दिखने में उतनी ही प्यारी उसकी आवाज़, गीत संगीत का शौक और पढ़ने में अव्वल। लेकिन एक दिन, बेटा तेरी माँ तो रही नहीं, तो अकेले ही सारे घर का काम करती है, स्कूल फिर संगीत क्लास, थक जाती होगी। मैं तेरे लिए नई माँ लेकर आ रहा हूँ। माँ, यही तो वो शब्द था जिसकी कमी शशि के जीवन में हमेशा से थी। माँ क्या होती है उसकी तस्वीर हमेशा शशि के मन में किसी सुंदर, सौम्य और मधुर सी बोलने वाली महिला की थी। लेकिन क्या है, सोती रहेगी?
तेरे बाप से शादी को हाँ मैंने तुझे देखकर ही किया था। तेरे बाप को बोला था कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, तब तो बड़े जोर जोर से बोला था मेरी बेटी शशि पूरा घर संभाल लेती है। लेकिन तू तू तो पूरा दिन हमेशा ये तानपुरा लेकर पिन पिन करती रहती है। चल उठ काम कर, सारा घर फैला हुआ है। शशि को लगता है कि वो सपना देख रही है, माँ का ये रूप भी होता है। लेकिन ये सपना नहीं था। शशि की माँ एक खुर्राट महिला थी जिसके लिए शशि सिर्फ एक बोझ थी। लेकिन अब तो शशि के लिए यही जिंदगी थी। एक दिन, देख तेरी पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है, समझ रही है ना? तेरे पापा की कमाई इतनी नहीं है कि तू पढ़ सके और साथ में ये टुनटुना गाना बजाना भी सीख सके। तो समझ रही है ना, कल से घर में ही रहना है। हाँ? शशि को ये बर्दाश्त नहीं था। वो सीधे पिता के पास जाती है और अपनी सारी समस्या बताती है। अब बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। पर पापा आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए नई माँ ला रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए तो नहीं है। बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं? देखो मैं ही फंस गया हूं। अब वो जो बोल रही है वही कर ले बेटा। शशि शांत हो जाती है और सिर्फ संगीत की शिक्षा लेती है, वो भी घर के सारे कामकाज करके। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। नई माँ भगवान के सामने, हे भगवान मेरी गोद खाली क्यों रखी, मुझे भी एक बेटा दे दे भगवान। पर माँ मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आपकी गोद खाली कैसे हुई? अरे चुप कर, बकवास ना कर, जब देखो टोर टोर करती रहती है। अरे मेरे कोख से जो बच्चा होगा ना वही मेरी औलाद होगी, तेरी तरह नहीं कोई भी लल्लू पल्लू। चल। शशि एक बार फिर रोने लगती है, लेकिन अब की बार उसकी एक पड़ोसन उसकी साथीदार बनती है। देख बेटा शशि, नई माँ ना बहुत कम ही अच्छी होती है, तू चिंता न कर। तेरी शादी होगी ना तो जो तेरी सास होगी वो तुझे माँ का प्यार देगी। शशि अब तक जिसके मासूम मन में माँ की छवि थी प्यार की, वो अब उसे सास में दिखाई देने लगती है। वो सास के सपने देखने लगती है। हे भगवान कब मेरी शादी होगी और कब मेरी सास आएगी, ईश्वर मुझे माँ जैसी सास देना। फिर वो दिन भी आ जाता है जब शशि को देखने लड़के वाले आते हैं। देखिए मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे अब अपने घर में रखें, शायद वहाँ उसे सुकून मिले। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम सब जानते हैं शशि के बारे में, वो कितनी अच्छी लड़की है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। शशि बेटा तुम हमारे घर में बहू के रूप में नहीं बेटी के रूप में आओगी। अब शशि को लगता है कि उसके हिस्से का माँ का प्यार बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कई लोगों की किस्मत न जाने भगवान किस कलम से लिखता है। शादी के बाद, अरे बहू देख, बात तो तेरी थी नहीं, न जाने तूने क्या कर्म किए होंगे जो वो तुझे देखते ही मर गई। लेकिन हम लोगों ने इतनी मनहूसियत के बाद भी तुझे अपने घर की बहू बनाया, समझी है कि नहीं है? शशि जिसे अब तक ये नहीं पता था कि वो मनहूस है, ये भी उसके दिल में आज बात घर कर गई। वो पति के पास जाती है। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ जो बोल रही है जैसा बोल रही है सुनना होगा। मैं क्या बोलूँ माँ को बताओ? पति की मुंह से ये बात सुनकर शशि को पिता की याद आ जाती है, जिसने भी उसकी सौतेली माँ के लिए ऐसा ही कुछ कहा था। शशि इसी को अपनी किस्मत मानकर काम पर लग जाती है। सौतेली बेटी अब सास की सगी बेटी बनने के ख्वाब तोड़कर जिंदगी की खुशी तलाश कर रही थी। वो घर का काम करती, आस पड़ोस से मिलती, बातें करती, मेहमानों की आव भगत और हर वो काम करती जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक रात, भगवान मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, मैं अब किसी की सौतेली नहीं बनना चाहती। भगवान कोई तो हो जो सिर्फ मेरा हो, मेरे लिए हो। ये बोलकर शशि रोने लगती है। अगली सुबह वो काम कर रही होती है, उसे चक्कर और उल्टी आने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है। रे चंपक, इसे लेकर जाओ डॉक्टर के पास, न जाने क्या हो गया है। देख बीवी को अपनी क्या हो रहा है। अरे बीमारी कोई पाली हो पूरे घर को लगा देगी। भेजो इसको इसके माँ के पास, अरे वही सौतेली वाली के पास। कैसी बात कर रही हो माँ, बीवी है ये मेरी, क्यों भेजूँ मैं इसे? मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पति शशि को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। शशि ये सुनकर और पति का अपने प्रति प्यार देखकर भगवान का शुक्रिया करती है कि अब उसका भी कोई अपना होगा जो सिर्फ उसका होगा।
वो लोग घर आते हैं जहाँ बेटा माँ से कहता है, माँ तू इसे निकालने की बात कर रही थी। अरे माँ बनने वाली है मेरी बीवी और तू दादी, समझी? सास को खुशी नहीं होती, वो तो न जाने किस प्लान में बैठी होती है। ये क्या बकवास कर रहा है? क्यों माँ बनने वाली है ये? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ क्या हो गया है तुझे? ठीक है ना तू? बहू रोने लगती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में कोई खुश नहीं है। शशि तुम अंदर चलो, मैं माँ से बात करके आ रहा हूँ। शशि अंदर जाती है। देख बेटा, ये बच्चा देकर तो इस घर में हमेशा के लिए ये फिक्स हो जाएगी। अरे इसको बोलो कि जाए मायके, बच्चा होने वाला है, कुछ घर से लेकर आए। माँ सौतेली है पर बाप तो सगा है ना, दे ही देगा। कैसी बात कर रही हो माँ? जानती तो हो शादी भी उसकी माँ ने रो रो कर करी। अब कहाँ से लाएंगे वो पैसे? ठीक है, तेरी मर्जी। तो फिर जा सारी जिंदगी 2 चक्के की स्कूटर से। मैंने तो सोचा था कुछ तेरे ससुराल से आएगा, कुछ मैं लगा कर तुझे 4 चक्का लेकर दूंगी, लेकिन नहीं, तू तो ऐसे ही ठीक है। बेटे को माँ की बात समझ में आ जाती है। फिर अगले रोज़ माँ बेटा मिलकर शशि को परेशान करने में लग जाते हैं। देख शशि, तुझे आज ही अपने मायके जाना होगा, वरना मार डालूंगी मैं। सुना तो होगा ही कि कैसे बहुएं ससुराल में मार दी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। कोई खाना बनाते जल कर मर जाती है, तो कोई छत पर कपड़े डालते हुए गिर जाती है। शशि को सास की बात से डर लगता है। वो रात को लेटी होती है और अपने पेट पर हाथ फेरती है। वो पति को देखती है और फिर, देखिए आज माँ जी ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। हाँ तो सही तो है। अरे पैसों का इंतजाम करो ना, ऐसे तो नहीं चलेगा, समझी? दूसरी शादी कर लूंगा मैं। हाँ, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? पहले तुम ही तो थी खाने वाली, अब बच्चा भी आएगा, वो कम खाएगा क्या? हाय रे, जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है। उस पूरी रात शशि सोती नहीं, लेकिन अगली सुबह, अरे कहाँ है कलमुही, कहाँ चली गई? माँ शशि तो पूरे घर में नहीं है, कहाँ गई होगी? अच्छा है, उसकी माँ लेकर आएगी तो बोल देना खुद गई थी। अब तो जब भी आएगी 4 चक्की की गाड़ी लायक पैसे लाएगी तभी अंदर लूंगी मैं उसे। और नहीं तो माँ? अरे नहीं तो बेटा तेरी दूसरी शादी, इससे भी सुंदर, इससे भी ज्यादा पैसे वाली लड़की से। हाँ। पति भी माँ की बातों में आ जाता है और ये तक नहीं सोचता कि शशि के पेट में उसका बच्चा है। उधर शशि एक घर में बच्चों को संगीत सिखाने का काम ढूंढ लेती है और बाद में उसे एक प्यारी सी बेटी होती है जो सिर्फ शशि के लिए और शशि की होती है।